कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे एमबीएम क्लासेस में। आज हम फिर से विराम चिन्ह का सेकेंड क्लास करने वाले हैं। ठीक है, विराम चिन्ह शुरू करने से पहले आपको ये समझना चाहिए कि जो विराम चिन्ह है आपको 2022 से ये चैप्टर पूछने लग गया है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन 2022 में भी एक क्वेश्चन आया आपके और एक 2023 में भी आया। इसका मतलब है कि आगे भी इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन रहता है। आपको आसानी से इसके जो नंबर है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, शायद आप इस चैप्टर को ध्यान नहीं दे रहे होंगे या कोई सजेस्ट नहीं कर रहा होगा या टीचर्स लोग जो हैं वो आपको इसके बारे में नहीं बता रहे होंगे कि ये एग्जाम में आएगा, लेकिन पिछले 2 साल से आपके आ रहे हैं। आप अगर 22 और 23 के क्वेश्चन देखोगे तो आपको उसमें मिल जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो आप ध्यान से इस चैप्टर को पढ़िए कि इससे क्वेश्चन जरूर आएगा। 2024 में भी आएगी, क्योंकि 3 हो जाएंगे लगातार, 22, 23 और ये 24 में भी आने की संभावना बिल्कुल तय है। ठीक है, अगर आप इसको डिटेल से पढ़ लेते तो आपको आगे की क्लास 11th और 12th के जो एग्ज़ाम होंगे उसमें भी हिंदी में आपको ये बहुत सहयोग करेंगे। ठीक है, तो इस बेसिस से भी आप अच्छे ध्यान से पढ़िए। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं, आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए। तो हम लोगों ने 4 जो प्रकार थे इस ये विराम चिन्ह के वो पढ़ लिए थे। 5वां प्रकार आज हम लोग देखने वाले हैं। 5वां जो प्रकार है आपका वो होता है हमारा विस्मयादि बोधक। ठीक है, इसका आप सिंबल याद रख लीजिए, इस टाइप का होता है और इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्लामेशन बोलते हैं या इंटरजेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए विस्मयादि का मतलब क्या होता है। तो विस्मय शब्द से क्या बना है, विस्मयादि बना है। विस्मय शब्द, विस्मय का मतलब होता है आपकी जो भावनाएं होती है, जो फीलिंग होता है। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं विस्मय। तो बेसिकली क्या होता है, आपके फीलिंग्स को दिखाने के लिए, जैसे खुशी, दुख, घृणा, आश्चर्य, भय, ये सब जो है उसे दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखिए कैसे, यहाँ पे देखिए वाह, फिर हम क्या डालेंगे, एक्सक्लेमेशन डालेंगे। कितना सुंदर फूल है, याद रखिएगा कि ये जो शब्द है, जो यूनिक शब्द है जिससे हम फीलिंग अपना दिखाते हैं, उसके आगे हमको डाल के रखना है एक्सक्लेमेशन। लास्ट में ही डालना है, लास्ट में आपको हमेशा क्या करना है, पूर्ण विराम डालना है। ठीक है, तो वाह कितना सुंदर फूल है, इसमें क्या दिख रहा है आपको, एक तरीके से खुशी दिख रही है। सी क्या हो रहा है, घृणा दिख रही है। हाय से क्या हो रहा है, दुख की बात हो रही है। हे राम, ये क्या हो गया, ये भी आपको दुख की बात लग रही है। ठीक है, तो ऐसे जो भी आपको बात होंगे जिसमें आपको अपना फीलिंग दर्शाना हो, तो उसमें क्या करते हैं हम, ये एक्सक्लेमेशन जो मार्क्स होता है, जो विस्मयादि बोधक मार्क्स होता है, उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि प्रयोग कहाँ करना है, शुरू में करना है, अंत में नहीं करना है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले नंबर की ओर। ठीक है, तो ये रहा हमारा छठा प्रकार, जिसको हम लोग बोलते हैं योजक चिन्ह। ठीक है, इसका सिंबल देख लीजिए, ये क्या होता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ऐसा चिन्ह आपको आगे भी मिलेगा, लेकिन वो छोटा होता है, जैसे हम लोग डैश कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, उससे छोटा होता है, जैसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइफन बोलते हैं। तो इसका जो बेसिकली हम इस्तेमाल करते हैं वो 2 या 2 से अधिक पदों के बीच में करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 2 या 2 से अधिक पदों के बीच में। इसका मतलब पदों का मतलब आप शब्द मान सकते हैं। ठीक है, 2 शब्द के बीच में इसका प्रयोग होगा बेसिकली। जैसे देखिए, सुख दुख, तन मन धन, गरीब अमीर, पैसा कौड़ी, इस टाइप से जो दिख रहा है आपको कि 2 शब्दों या 2 से अधिक शब्दों पदों के बीच में जो ये आपको दिख रहा है ये लाइन, ये हमारा कौन सा लाइन हो जाता है, आपका हो जाता है योजक चिन्ह। ठीक है, आपको डैश भी आएगा, वो उसका प्रयोग कुछ और चीजों में होता है, उसको देख के आप आराम से पहचान सकते हो। बाद में हम क्या करेंगे, दोनों का अंतर बता देंगे। ठीक है, अभी ध्यान रखना है कि अगर 2 पद के बीच में इसका प्रयोग हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, हमारा योजक चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, योजक का मतलब होता है 2 शब्दों के बीच में क्या करना, बंधन बना के रखना है ना, जोड़ के रखना। ठीक, चलिए ये रहा हमारा 7वां प्रकार, प्रश्न बोधक। आपने इसको अच्छे से पहचान लिया होगा, क्वेश्चन मार्क।
इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, लेकिन ध्यान रखिए कि ये जो है आपको ये जो क्वेश्चन है ये 2023 में पूछा गया है, यही क्वेश्चन, ठीक है। तो सोचिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। पूछा गया था कि बताइए ये जो है किस प्रकार का चिन्ह है, या परस्पर बोधक जो चिन्ह है वो कैसे दिखते हैं। अब ध्यान रखिएगा ऐसा दिखता है। तो बेसिकली इसका प्रयोग किस रूप में करते हैं, प्रश्न पूछने के लिए, प्रश्न करने के लिए, ठीक है। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तो हम क्या होता है प्रश्न करते हैं तो लास्ट में ये मार्क देते हैं, तुम कहाँ रहते हो, इस प्रकार का मार्क देते हैं, ठीक है, चिन्ह देते हैं, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा। चलिए इसमें ज़्यादा समय नहीं देते हैं, हम लोग बढ़ते हैं आगे, ठीक। तो आप देखते हैं हम लोग 8वां प्रकार जिसे कहते हैं विवरण चिन्ह, ठीक है। विवरण चिन्ह का जो सिंबल है आपको इस प्रकार से दिखेगा, इसको इंग्लिश में कहते हैं साइन और ऑफ फॉलोइंग, ठीक है। ठीक है, इसका प्रयोग बेसिकली हम कहाँ करते हैं, इसका जो प्रयोग है, मान लीजिए कोई आप लिख रहे हैं कुछ चीज, कोई विषय है आपके पास, कोई टॉपिक है, उसके बारे में अगर अधिक आपको विस्तार से कुछ चीजें बतानी हो, ठीक है, उसके आगे कुछ और डिटेल से आपको बताने हो, आप लोगों ने बहुत बार इसका प्रयोग किया होगा, है ना। तो क्या होता है कि उसके बारे में आगे कुछ और बताना हो, कुछ चीजें जोड़नी हो, सूचक जो निर्देश है वो देने हो, इंफॉर्मेशन देनी हो कुछ, तब हम क्या करते हैं, ये हमारा जो विवरण चिन्ह है उसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। एक आपने पढ़ा होगा, कौन सा, उपविराम, आपको याद है, जिसका जो हमारा चिन्ह होता है, जो सिंबल होता है, ये होता है। तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा इसमें और इसमें, ठीक है। देखिए इसका प्रयोग कब करते हैं, जब कोई आपको कविता, निबंध या बुक, किताब का शीर्षक, ठीक है, इस टाइप की कोई चीजें होती है, हेडिंग वगैरह देने का, तब हम क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन जो इसका जो प्रयोग करते हैं वो किसी विषय के बारे में अधिक जानकारी देने के लिए करते हैं। देखिए जैसे इसमें क्या हो गया, आप लोगों ने फिल्म देखा होगा गदर, ऐसे क्या लिखा रहता है, एक प्रेम कथा, ठीक है। मान लीजिए एक हम टॉपिक लिख रहे हैं, आतंकवाद पे हम कोई निबंध लिख रहे हैं, तो क्या लिखते हैं, आतंकवाद एक महामारी। तो देख रहे हैं आप, जो इसका बेसिकली प्रयोग करते हैं वो किसी का हेडिंग देने के लिए, ठीक है। और इसका जो प्रयोग करते हैं वो प्रयोग करते हैं कुछ डिटेल से बताने के लिए, आगे कुछ और भी हमें इसके बारे में बताना हो तब हम इस्तेमाल करते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, विवरण चिन्ह और उपविराम है, ठीक है। डाउट क्लियर है, और कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में अपना क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, फिर उसको हम अच्छे से और समझा देंगे, ठीक है। चलिए अगला टाइप देखते हैं हम लोग। अगला जो है इसका नाम हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, रेखांकन चिन्ह, ठीक है, जो आपके नीचे एक लाइन खींचा रहता है, जैसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, अंडरलाइन। आप अंडरलाइन बहुत इस्तेमाल किए होंगे, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, रेखांकन चिन्ह। तो आप लोगों ने इसका प्रयोग बहुत किया होगा, है ना, नोट्स बनाते वक्त या शॉर्ट में पढ़ते वक्त, बुक वगैरह में आप लोगों ने जो आपको इम्पोर्टेंट, जो आपको कोई शब्द लग रहा होगा या कोई पूरा का पूरा वाक्य लग रहा होगा किसी पैराग्राफ में, तो आप क्या करते हैं, उसके नीचे आप क्या करते हैं, लाइन खींच देते हैं, या लाइन अगर नहीं खींचते हैं तो आपको एक हाइलाइटर पेन होता है, उससे आप उसको रंग देते हैं। तो वही जो काम हमारा करता है कि जो जिसके नीचे अगर हम लाइन खींच देते हैं तो समझते हैं कि ये महत्वपूर्ण है, इसको हमें याद रखना है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे लाइन बिहार के नीचे खींच दिए, तो इसका मतलब बिहार जो हो गया वो क्या हो गया, सबसे महत्वपूर्ण शब्द हो गया, उसे हमें याद रखना है, ठीक। यहाँ पे जैसे इसको हम ऐसे कर देते हैं तो ये क्या हो गया, महत्वपूर्ण हो गया। तो ऐसे शब्द, पद या शब्दांश या वाक्य या उपवाक्य जो भी हो, उसको जब लाइन नीचे खींच देते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अंडरलाइन या रेखांकन चिन्ह कहते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। तो अगला जो हमारा प्रकार है उसे क्या बोलते हैं, तुल्यता सूचक। आप लोगों ने तुल्य का नाम सुना होगा, तुल्य का मतलब होता है बराबर, ठीक है। तो जो बराबर का सेंस देता हो, देखिए आप प्रयोग बहुत करते हैं इस चिन्ह का, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्वल टू।
तो इसका जो प्रयोग किस रूप में करते हैं, इसमें दो पक्ष होते हैं, दोनों पक्ष को क्या करना होता है, बराबर या एक समान करना होता है या दर्शाना होता है, तो हम क्या करते हैं, तब तुल्यता सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए 10 जोड़ 20 इक्वल टू 12 सब क्या हो गए, सब बराबर हो गए, सारे पक्ष बराबर हो गए। 1 किलो आलू इक्वल टू 50 रुपये, मतलब इसके बराबर क्या हो गया, ये हो गया, है ना। या ये जो हमारा मैथ फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो इसके बराबर क्या हो गया, ये हो गया, दोनों क्या हो गए, समान हो गए, दोनों बराबर होते हैं, कोई ये नहीं कम कोई ज़्यादा, ऐसा नहीं, बिल्कुल दोनों बराबर। तो वैसे सेंस में हम लोग क्या करते हैं, तुल्यता सूचक का इस्तेमाल करते हैं। आपको ये चिन्ह याद होगा, इंग्लिश में भी याद होगा, बस ध्यान क्या रखना है आपको, हिंदी याद रखना है, तुल्यता सूचक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं अगला जो हमारा है वो हमारा हो गया कौन सा, अवतरण या उद्धरण। ठीक है, अवतरण या उद्धरण। तो देखिए इसमें दो प्रकार होते हैं, एक आपको डबल डबल दिखेगा, ठीक है, और इसमें एक सिंगल दिखेगा, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इन्वर्टेड कोमा। तो अभी तक जो आपने किया होगा अधिकतर दो वाले इस्तेमाल किए होंगे, एक वाले नहीं किए होंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि ये डबल हो गया और ये सिंगल हो गया। क्वेश्चन आता है डबल और सिंगल पहचानने के लिए, बस आपको नाम याद रखना है, इसे क्या कहते हैं, अवतरण और या उद्धरण। देखिए इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, अगर कोई किसी ने कुछ कहा, कोई बात कहा और उसको उसी के भाषा में उसको हमें लिखना है या बोलना है, तो हम क्या करते हैं, सेम उसी के बात को बस दोहरा देते हैं। ठीक, जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, महात्मा गांधी ने कहा करो या मरो। ठीक, ध्यान रखिएगा इसमें कि यहाँ तो स्टार्ट करेंगे इन्वर्टेड कोमा से, लेकिन यहाँ पे फुल स्टॉप के बाद इन्वर्टेड कोमा देंगे, यहाँ बीच में देकर इन्वर्टेड कोमा नहीं बंद करना, ये फुल स्टॉप नहीं देना है। पहले क्या देना है, पहले फुल स्टॉप, देखिए यहाँ पहले फुल स्टॉप, उसके बाद इन्वर्टेड कोमा। तो यहाँ ओपन तो करना है, लेकिन यहाँ पे क्लोज करने से पहले हमको क्या करना है, हमें देना है एक फुल स्टॉप। तो किसी का बात को उसी के शब्दों में दोहरा देना है, तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, इन्वर्टेड कोमा डबल या सिंगल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला जो हमारा है उसे कहते हैं लोभ, पद लोभ या वर्जन। यहाँ देखिए ध्यान से सुनिए, यहाँ पे क्या होता है, नाम भी पूछ लेता है, आपको बस तीनों नाम याद रखना है इसका। जैसे देखिए कभी लोभ पूछ लेगा, कभी पद लोभ पूछ लेगा या वर्जन पूछ लेगा। ठीक है, कभी कहेगा चलिए लोभ का दूसरा नाम बताइए, तो उसमें से ऑप्शन रहेगा आपको पद लोभ या वर्जन रहेगा। ठीक है, तो ध्यान क्या रखना है, आपको जितने भी नाम हम बता रहे हैं ना सबको देखना है, क्योंकि क्या पूछ लेगा, कौन सा नाम पूछ लेगा। अगर मान लीजिए आप लोभ याद रखिएगा, पूछ लेगा वर्जन, तो आप क्या जानते हुए भी, सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पे, ये हो गया, तो आप जानते हुए भी क्या गलत कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो ये जो लोभ का मतलब होता है, आप ध्यान से देखिएगा कि लोभ का जो मतलब होता है वो क्या होता है, छुपाना, है ना। तो छुपाने से संबंध क्या हुआ कि मान लीजिए कोई किसी ने कुछ कहा, किसी कथन या कुछ बात वैसा है वो जो बोल नहीं रहा है उसको छुपा दिया। जैसे देखिए यहाँ पे रीता ने सीमा को गाली दी, अब क्या गाली दी है वो तो यहाँ पे लिखना नहीं है, तो क्या करना है, यहाँ पे डॉट डॉट दे देना है। ठीक है, मतलब समझ जाना है कि कुछ ना कुछ अभद्र शब्दों का प्रयोग हुआ, नहीं लिखेंगे यहाँ पे। देखते से संज्ञा के डॉट 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 भेद है, तो क्या किया मैंने यहाँ पे एक शब्द जो है वहाँ पे क्या छुपा दिया, तो उसी को हम लोग कहते हैं लोभ, पदलोभ या वर्जन। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि हम लोग जो प्रयोग करते हैं वो तीन जो डॉट है वो प्रयोग करते हैं। देखिए हम लोग चूंकि बहुत गलती इस्तेमाल करते हैं, तो जितना मन उतना ऐसे डाल देते हैं, वैसे नहीं करना है, आपको बस तीन ही प्रयोग करना है छुपा कर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रकार है हमारा वो है त्रुटिपूरक, विस्मरण या अंशपद। ध्यान रखिएगा, तीनों नाम याद रखिएगा क्योंकि तीनों आपका महत्वपूर्ण है, कोई भी आपसे पूछ सकता है इस तीनों में से। ठीक है, इंग्लिश में उसको बोलते हैं ऑब्लिवियन। ठीक है, चलिए तो इसका जो सिंबल होता है वो आपको ऐसा अर्ध त्रिभुज के आकार का होता है, नीचे का जिसका सिरा गायब है। ठीक है, चलिए तो इसका जो प्रयोग करते हैं वो किस रूप में करते हैं, पहले हम उदाहरण देख लेते हैं, फिर आपको उसे समझ में आ जाएगा।
देखिए जैसे यहाँ पे क्या हो गया, राम के भाई का नाम सोहन था। अब यहाँ पे क्या हो गया, हमसे गलती हो गई या मान लीजिए हम भूल गए थे, ठीक। तो यहाँ पे इसको कॉपी में हम फिर इसको मिटा नहीं सकते ना, फिर तो हमें इसे काटना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसे काट देते हैं ऐसे, और इसके जगह पे एक साइड में एक ऐसा सिंबल बना देते हैं, और इसके ऊपर हम लिख देते हैं भरत या लक्ष्मण, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे ये सिंबल काम कर रहा है वो ये दर्शाता है कि यहाँ पे ये सब जो ऊपर लिखा है उसका प्रयोग हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भूल गया था व्यक्ति लिखते वक्त, या गलती से कुछ दूसरा लिखा गया था। यहाँ देखिए, गाड़ी में 5 चक्के होते हैं, मान लीजिए ये हम गलती से लिख दिए। अब हम इसको यहाँ से मिटा नहीं सकते, तो क्या करेंगे, इसको ऐसे काट देंगे, छोटा सा जगह पे इसको ऐसा बना देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे क्या, 4 या 2, ठीक है। तो क्या हो गया, हमारा सेंटेंस सही हो जाता है। तो आप लोग हो सकता है इसका प्रयोग किए होंगे, या आप लोग नहीं किए होंगे, हम लोग बहुत करते थे, ठीक है। तो अगर कहीं आपको गलती हो जाए तो आप क्या कीजिए, त्रुटिपूर्वक विस्मरण या हंस पद को वहाँ पे डाल के उसके ऊपर आप उस लाइन के ऊपर वो सही वाला शब्द लिख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसका प्रयोग भूल जाने या गलत लिख जाने के कारण उसके स्थान पे सही शब्द लिखने के लिए करते हैं, ठीक है। अगला जो प्रकार है हम लोग का वो है कोष्ठक, ठीक है, हिंदी में, और इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं उसको ब्रैकेट्स। आप लोगों ने मैथ में बहुत प्रयोग किया होगा, छोटी ब्रैकेट, नन्ही ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट, ठीक है। यहाँ पे हम लोग हिंदी में कैसे उसका प्रयोग करते हैं, देखिए कुछ भाव होते हैं जो हम, मान लीजिए कोई कुछ बोल रहा है दूर से, तो उस समय तो हमें पता नहीं चलता है ना कि वो जो उसमें बातचीत हुई किस रूप में हुआ, वो बोला जो गया उसकी मनोदशा क्या थी, उसका एक्सप्रेशन क्या था, तो पता नहीं चलता है ना। तो हम क्या करते हैं, उसको अलग से जोड़ते हैं, तो हम सहारा देते हैं ब्रैकेट का। देखिए जैसे यहाँ पे राम ने उससे पूछा, अगर कोई हमको सेंटेंस बोल दिया कि राम ने उससे पूछा, तो एक्सप्रेशन नहीं पता चल रहा है कि कैसे, नॉर्मली में पूछा, गुस्से में पूछा, या हंसते हुए पूछा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम ब्रैकेट में उस शब्द को ऐड कर देते हैं, जिससे हमको क्या होता है, वो स्पष्ट चीजें और अधिक हो जाती है ना, और अधिक स्पष्ट हो जाता है कि वो जो भाव है, शब्द ये सॉरी भाव जो है इस वाक्य का वो कैसा है, मतलब हंसते हुए जब बात हुई तो ठीक ठाक है। आगे जो है देखिए, शिक्षक ने छात्र को देखा, अब उस समय हम वहाँ मौजूद नहीं रहे और हम ये बात सुन रहे हैं कि शिक्षक ने देखा, तो कैसे देखा, तो हम उसको क्या कर रहे हैं, ब्रैकेट के अंदर वो डाल दे रहे हैं, ताकि स्पष्ट हो रहा है कि उस समय शिक्षक ने क्या किया, छात्र को गुस्से से देखा। तो इससे क्या हो रहा है, चीजें और अधिक स्पष्ट हो जाती हैं। तो स्पष्ट भाव व्यक्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो चीज होता है वो ब्रैकेट के अंदर ऐड करते हैं। तो इस रूप में हम कोष्ठक का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे तो आप कोष्ठक आराम से पहचान जाओगे, क्योंकि आप लोगों ने इसका प्रयोग किया हुआ है, ठीक है। अगला जो प्रकार है हमारा उसे बोलते हैं पुनरोक्ति चिन्ह, ठीक है। क्या बोलते हैं, पुनरोक्ति चिन्ह, इंग्लिश में बोलते हैं इसे रिपीट पॉइंटर। तो इसका जो सिंबल है आपको क्या दिखेगा, ये दो जो हमारा छोटा सा पॉइंटर होता है, वो दो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसमें दो छोटा सा पॉइंटर होता है, कंफ्यूज मत होइएगा। इन्वर्टेड जो कॉमा होता है ये इधर भी होता है और ये इधर भी होता है, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही भाग होता है, ठीक। और ऊपर नहीं होते हैं, वो समान होते हैं, बराबर होते हैं, बीच में होता है। तो इसका जो प्रयोग होता है, यहाँ पहले देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए राम एक लड़का है, ठीक है, मैंने एक बात लिखा, अब क्या लिखना है हमें कि सोहन एक लड़का है, हमको लिखना है। तो क्या करेंगे, अब कम समय में हम इसे आगे बढ़ा सकते हैं, तो क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, तो ऐसे ऐसे डाल देते हैं। रवि के बारे में लिखना था, एक लड़का है, तो क्या करेंगे, ये वाला सिंबल दे दिया, इसका मतलब ये जो एक हो रहा है इसके लिए लड़का, इसके लिए प्रयोग हो रहा है, ये इसके लिए प्रयोग हो रहा है। दूसरा जो हम लोग वाक्य देखते हैं, यहाँ पे हो रहा है गीता एक लड़की है, और फिर हमको लिखना है कि सीता भी एक लड़की की तरह ही लिखना है, तो क्या करेंगे, सीता लिख देंगे। क्योंकि इसी चीज को हमें रिपीट करना है, तो ना लिखते हुए हम इसके जगह क्या करते हैं, पुनरोक्ति चिन्ह डाल देते हैं, ठीक है। तो इससे मतलब निकल जाता है कि यही चीज जो है वो रिपीट हो रहा है, ठीक है। अगला जो प्रकार है हमारा वो है, जैसे बोलते हैं लाघव
या संक्षेप सूचक चिन्ह, ठीक है। तो ये जो सिंबल है ये आपको ओ के आकार मान लीजिए या जीरो का आकार उस रूप में होता है। देखिए इसका प्रयोग किस रूप में करते हैं, यहाँ देखिए जब हमें किसी शब्द को शॉर्ट में लिखना हो, मतलब संक्षेप, देखिए नाम से ही पता चल रहा है तो आप इसका नाम से ही पता कर सकते हैं संक्षेप का मतलब क्या होता है, शॉर्ट में, ठीक है। उसका लघु रूप बना देना। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित नहीं लिख के हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ प और ऊपर आंसर देके बाकी जो जितने भी लेटर हैं उसके लिए हम क्या किए, ये वाला चिन्ह डाल दिए। तो क्या हो गया, पंडित क्या हो गया, ये शॉर्ट रूप में हो गया। अब देखिए डॉक्टर को नहीं लिख के हम क्या किए, पहला जो लेटर है उसको लिख के बाकी ये सिंबल जोड़ दिए, तो क्या हो गया, डॉक्टर हो गया। पुल्लिंग में हम क्या किए, इसे पहला अक्षर लिख के बाकी छोड़ दिए, ये सिंबल डाल दिए, तो क्या हो गया, ये पुल्लिंग हो गया। तो इसी तरीके से शब्द को संक्षेप यानी शॉर्ट में लिखने के लिए ये लास्ट में लगा देता है, तो क्या हो जाता है हमारा, उसे कहते हैं लाघव या संक्षेप सूचक चिन्ह, ठीक है। अगला जो प्रकार है हमारा उसे बोलते हैं अवग्रह या दीर्घ उच्चारण। देखिए उच्चारण से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, नाम याद रखिएगा, दोनों उच्चारण से संबंधित है, मतलब जब उच्चारित करते हैं। दीर्घ का मतलब क्या होता है, ज्यादा देर तक, ठीक है। तो देखिए जब भी हम कोई शब्द को अधिक देर तक बोलते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको कैसे दर्शाएंगे, ठीक है। ऐसा मान लीजिए हम बोल दिए हे राम, तो उसको दर्शाएंगे कैसे, अगर हम सिर्फ ऐसे लिख देते हैं हे राम तो वो चीजें नहीं पता चलेंगी, इसका मतलब हम बोले और खत्म हो गया। लेकिन हमें राम को अगर अधिक देर तक बोला गया तो कैसे दर्शाएंगे, ये जो एस टाइप का चिन्ह होता है हमारा, आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, एस टाइप का जो चिन्ह होता है उससे क्या दर्शाया जाता है कि वो लंबे समय तक बोला गया। जैसे माँ मेरी रक्षा करो, उसके बाद हे राम, है ना, तो क्या हो गया, राम को अधिक देर तक बोला गया, इसीलिए हम क्या किए, इसमें एस टाइप का सिंबल डाल दिए, जिसे हम लोग करते हैं अवग्रह या दीर्घ उच्चारण, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसका इस्तेमाल लंबे समय तक किसी शब्द को बोलने के लिए इस्तेमाल करता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हमारा जो प्रकार है लास्ट, यहाँ लास्ट कर रहे हैं, ये जो हमारा है इसे कहते हैं हम लोग निर्देशक चिन्ह, इसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं डैश, ठीक है। तो आप लोगों ने बहुत प्रयोग किया होगा डैश का। अब देखिए डैश क्या होता है, आपका हाइफन से थोड़ा सा बड़ा होता है, हाइफन छोटा होता है, ठीक है, डैश क्या होता है उससे थोड़ा सा बड़ा होता है। तो आप उसको देख के पहचान सकते हैं कि हाइफन छोटा होता है, डैश थोड़ा बड़ा होता है। तो इसका जो प्रयोग होता है विषय विवाद संबंधी या उदाहरण के आगे हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। देखिए जैसे हम लोग बहुत बार लिखते हैं तो उसके आगे हम लोग ये वाला डैश देना चाहिए हम लोगों को, ठीक, इस टाइप का नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम लोग डैश का प्रयोग करते हैं इसके आगे, ठीक है। जैसे मैं तुम, ये उदाहरण हो गया। तो देखिए कोई विवाद हुआ, विवाद हुई, तो अध्यापक ने कहा क्या कि तुम जा सकते हो, तो किसी के द्वारा बोले गए बात को यहाँ दर्शाना है कि उसने यह कहा कोई बात, तो हम क्या करते हैं उसमें हम डैश का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे इस वीडियो में। अगर आपका कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन आपको हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका कंटिन्यू अब क्लास चलेगा, ठीक है। आपको सारे विषय की तैयारी आपको इसी MBM क्लासेस पे ही मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको रेगुलर बेसिस में आपको उपलब्ध करवाएंगे हम लोग वीडियो, तो ठीक है, आप हमसे जुड़े रहिए और इतना समय देने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं एक अगले टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।